नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कि कैसे कोड एक रिलायबल सॉफ्टवेयर बनता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? चलिए शुरू करते हैं। तो कभी सोचा है कि एक डेवलपर के स्क्रीन पर जो कोड लिखा होता है वो हमारे फ़ोन में एक स्टेबल ऐप बनकर कैसे पहुंच जाता है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम, एक पूरी प्रोसेस काम करती है जो उसकी क्वालिटी और स्टेबिलिटी को पक्का करती है। इस सफ़र को हम एक ऑटोमेटेड गॉन्टलेट कह सकते हैं। समझ रहे हो? ये एक ऐसी पाइपलाइन है जिससे क्वालिटी और रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं इस गॉन्टलेट के अलग अलग स्टेजेस क्या हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? देखो, बिल्ड ऑटोमेशन इंजन से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि फ्लेकी टेस्ट की प्रॉब्लम क्या होती है, और आखिर में एक बहुत कॉमन रीट्राई डिबेट पर भी बात करेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है बिल्ड ऑटोमेशन इंजन। ये वो फाउंडेशन है, वो बुनियादी प्रोसेस जो कोड को एक आम सॉफ्टवेयर में बदलने का काम शुरू करता है। तो बिल्ड ऑटोमेशन है क्या? आसान भाषा में ये वो प्रोसेस है जिसमें इंसानों के लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन के समझने लायक सॉफ्टवेयर में बदलने के टास्क्स को ऑटोमेट कर दिया जाता है। समझो इसको, इसमें कोड को कंपाइल करना, उसकी डिपेंडेंसीज मैनेज करना और टेस्ट रन करना, ये सारे काम आते हैं। इसका मेन फायदा क्या है? ये इंसानी गलतियों को कम करके पूरी प्रोसेस को तेज और रिलायबल बना देता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? लेकिन मार्केट में तो इतने सारे टूल्स हैं, सही टूल कैसे चुनें? इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? सबसे पहले प्रोजेक्ट की सारी ज़रूरतों को इकट्ठा करो, फिर उन ज़रूरतों को टेक्निकल, बिजनेस जैसी कैटेगरीज में बांटो। इसके बाद जो भी टूल्स अवेलेबल हैं उनको अपनी ज़रूरतों से मैच करके देखो, एक कंपैरिजन चार्ट बनाओ और बेस्ट टूल ढूंढ लो, और लास्ट में उस टूल के फ्रेमवर्क को प्रेजेंट करो। ये एक सोचा समझा डिसीजन होता है, कोई गैस वर्क नहीं। इसको नोट किया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है, क्या हमें सब कुछ ऑटोमेट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें एक सही बैलेंस, एक आदर्श संतुलन ढूंढना होता है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखो, कब ऑटोमेट करना है और कब नहीं। ध्यान दो, जो काम बार बार करने पड़ते हैं, जहां गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, उनको ऑटोमेट करना बेस्ट है। लेकिन यूजर एक्सपीरियंस जैसी चीजें, जहां इंसानी फीडबैक और सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन जरूरी है, वहां ऑटोमेशन फायदेमंद नहीं होता। और हां, जो फीचर्स अभी तक स्टेबल नहीं हैं, उन पर ऑटोमेशन में टाइम लगाना आगे जाकर और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर, फ्लेकी टेस्ट्स। ये वो टेस्ट्स हैं जो हमारे पूरे ऑटोमेशन प्रोसेस पर से भरोसा ही उठा सकते हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? रेडिट पर एक यूजर ऊकोवस्की ने एक बहुत काम की बात कही है, सुनो। कभी कभी एप्लीकेशन फ्लेकी होती है, टेस्ट्स नहीं, और रीट्राइज उन डिफेक्ट्स को छुपा सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम अक्सर टेस्ट को ब्लेम करते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम एप्लीकेशन के कोड में भी हो सकती है। रीट्राइज उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए सॉल्व कर देती हैं, पर उसे जड़ से ठीक नहीं करती। तो आखिर ये फ्लेकी टेस्ट्स हैं क्या? ये वो टेस्ट्स हैं जो बिना किसी कोड चेंज के कभी पास हो जाते हैं और कभी फेल। सोचो, इससे टीम का टेस्ट पर से भरोसा उठने लगता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि रियल इशू क्या है और नॉइज क्या है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए। जैसे फिक्स टाइम का वेट करने के बजाय डायनामिक वेट्स यूज करो, जो एलिमेंट के रेडी होने का इंतजार करे। हमेशा स्टेबल सिलेक्टर्स जैसे आईडीज का इस्तेमाल करो, और जहां हो सके अनस्टेबल सर्वर्स या एपीआईज पर डिपेंड ना होकर मॉक सर्विसेज यूज करो। ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? इन्हें नोट कर लो। ठीक है, अब हम टेस्ट ठीक करने से एक कदम आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं कि पूरे सिस्टम को ही फेलियर हैंडल करने के लिए कैसे डिजाइन किया जाता है। हमें ऐसी पाइपलाइंस बनानी है जो रिजिलियंट हो, मतलब जो टूटने ना पाए। देखो, ये एक मॉडर्न डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसका डिज़ाइन फेलियर को ध्यान में रखकर ही किया गया है। आप देख सकते हो कि डेटा अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है, एक ईटीएल पाइपलाइन से प्रोसेस हो रहा है और फिर स्टोरेज में जा रहा है।
फोकस बनाया हुआ है। यहाँ हर स्टेप पर वैलिडेशन, मॉनिटरिंग और एरर हैंडलिंग के लिए मैकेनिज्म्स हैं। मतलब अगर पाइपलाइन का कोई एक हिस्सा फेल भी हो जाए तो पूरा सिस्टम बंद नहीं होगा। इस तरह के डिजाइन का मेन गोल होता है फॉल्ट टॉलरेंस, यानी गलती को सहने की शक्ति। आइडिया सिंपल है कि एक छोटी सी फेलियर पूरी पाइपलाइन को रोक न दे। इस आर्किटेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है डेड लेटर क्यू, यानी DLQ। अभी क्या सीखा बताओ? जब कोई टास्क या डेटा ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाता तो उसे पाइपलाइन से हटाकर इस अलग क्यू में डाल दिया जाता है। इससे मेन पाइपलाइन आराम से चलती रहती है और डेवलपर्स फेल्ड आइटम्स को बाद में आराम से एनालाइज और डिबग कर सकते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट से जुड़ा है। क्या फेल्ड टेस्ट्स को ऑटोमेटिकली रीट्राई करना चाहिए? क्या ये एक मददगार टूल है या बस एक बैसाखी, एक क्रच? इसके दो पहलू हैं। जो लोग रीट्राइज के सपोर्ट में हैं वो कहते हैं कि इससे टेम्पररी नेटवर्क इश्यूज जैसे प्रॉब्लम्स हैंडल हो जाती हैं। लेकिन इसके खिलाफ आवाज ये है कि रीट्राइज एप्लीकेशन के अंदर छुपे फ्लैकी डिफेक्ट्स को भी छुपा सकती हैं और इससे टीम का टेस्ट्स पर से विश्वास कम हो सकता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कोड एक ऑटोमेटेड गॉन्टलेट से गुजरकर कैसे एक रिलायबल सॉफ्टवेयर बनता है। इस सफर का आखिरी सवाल यह है कि ऑटोमेटिक रीट्राइज जैसी चीजें टेम्परेरी प्रॉब्लम्स के लिए एक प्रैक्टिकल टूल हैं या एक खतरनाक सहारा जो असली इश्यूज को छुपाता है। इसका जवाब हर टीम को अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ढूंढना पड़ता है। सोचने वाली बातें है ना? प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, रेडी है ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।